नमस्कार दोस्तों, 2024 की G7 समिट का आगाज हो चुका है। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के लीडर्स यहां पर हर साल मिलते हैं, बैठक करते हैं। इसको हम G7 या ग्रुप ऑफ 7 के नाम से जानते हैं। इस बार ये जो बैठक करवाई जा रही है ये इटली में करवाई जा रही है और ये 50वें नंबर की G7 समिट होने वाली है। इसको हम डिटेल में समझेंगे, क्या इसके मायने हैं, क्या इसमें एजेंडा रखा गया है। और इस बार भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर इनवाइट किया गया है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और एक बड़ा कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। दुनिया को इसकी जरूरत है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस साल भी इन्वाइट किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5वीं बार लगातार इन्वाइट किया गया है और ये 5वीं बार लगातार इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 46वें नंबर की, 47वें नंबर की, 48वें नंबर की, 49वें नंबर की और ये 50वें नंबर की, ये जो 5 लगातार G7 समिट हो रही है हर साल, इसमें भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है और लगातार ये 5वीं बार इसमें इनवाइट किए गए हैं और पार्टिसिपेट करने पहुंच चुके हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली विदेश यात्रा के दौरे पर ये निकले हैं। अभी आपको पता है 9 जून 2024 को रविवार के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और पहली बार ये प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पहली बार ये विदेश यात्रा के लिए निकले हैं और G7 समिट में भाग लेने पहुंच चुके हैं। 13 तारीख को ये रवाना हुए थे और 13 तारीख को शाम को ये इटली पहुंच चुके हैं। 13 तारीख को शाम को इटली पहुंच चुके हैं। ये जो G7 समिट है इस साल इटली में आयोजित करवाई जा रही है। ये आपको इसका जो लोगो है वो दिखाई दे रहा होगा, G7 इटालिया 2024, इटली नाम के देश में इसको आयोजित करवाया जा रहा है। ये जो आपके दुनिया के 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लीडर्स है ये आपके सामने हैं। कौन कौन है ये? सबसे पहले देखो, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है ये है जस्टिन ट्रूडो, कनाडा यहां पर पार्टिसिपेट करने आया है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन यहां पर खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज ये यहां पर खड़े हुए हैं। इटली यहां पर होस्ट कंट्री है, इटली में ये आयोजित करवाई जा रही है। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी ये यहां पर खड़ी है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिडा ये यहां पर खड़े हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम है ना, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक ये यहां पर खड़े हुए हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स यानी जो बाइडेन, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन ये यहां पर खड़े हुए हैं। तो 7 देशों का एक ग्रुप है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। और एक इसका अनऑफिशियल मेंबर भी है, अनौपचारिक सदस्य भी है, जिसको हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन। देखो यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 देश आते हैं, ये 27 देशों का ग्रुप है। और आपको पता है कि G7 ये जो समिट होती है इसमें यूरोप का और अमेरिका का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, तो इस ग्रुप को भी ये हर साल बुलाते हैं। ये अनऑफिशियल मेंबर है, 7 देश इसके मेंबर है, लेकिन इसका अनऑफिशियल अनौपचारिक सदस्य है, हर साल ये भी पार्टिसिपेट करता है। अब अगर हम G7 ग्रुप की बात करें तो G7 ग्रुप का एक इतिहास रहा है। G7 ग्रुप कहां से स्टार्ट होता है मैं आपको बताता हूं। आज के टाइम पे G7 में आपके 7 देश आते हैं। देखो वाशिंगटन डीसी के अंदर 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, एक तो यूएसए के, एक यूके के, एक फ्रांस के और जर्मनी के। ये 4 देशों के विदेश मंत्री, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स मिलते हैं और इन्होंने एक ग्रुप बनाया, इसको कहते हैं लिबरेरी ग्रुप। इसको शुरुआत में लिबरेरी ग्रुप कहा गया था, 1973 में इसको बनाया गया था। G7 ये जो लिबरेरी ग्रुप है 4 देशों का ग्रुप है, अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी। इसको बनाने के पीछे रीजन है कि उस टाइम पे क्रूड ऑयल क्राइसिस आया हुआ है 1973 के आसपास से, इन्फ्लेशन या महंगाई बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारे देशों की, उनको सॉल्व करने के लिए, इसके अलावा ये जो पूरी दुनिया में व्यापार वाणिज्य ट्रेड वगैरह होता है इसको सही तरीके से चलाने के लिए, तो व्यापार वाणिज्य ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए, है ना, हार्मनी के साथ ये दुनिया आगे बढ़े। ये जो क्रूड ऑयल क्राइसिस आया था उससे निपटने के लिए, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हो रही है उन सब से निपटने के लिए 4 देशों के विदेश मंत्री वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर मिलते हैं और एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको बोला जाता है लिबरेरी ग्रुप, जो 1973 में बनता है। इसके बाद में एक और नया देश आता है जापान इसमें 1974 में शामिल हो जाता है। फिर ये 5 देशों का ग्रुप बन गया। जापान के बाद में फिर इटली और आ जाता है 1975 में।
1975 में इटली जब शामिल हो गया तो इसमें कितने देश बन गए? इसमें 6 देशों का ग्रुप बन चुका है। ये शुरुआत में 4 देश मिले, 1973 में इसको लिबरेरी ग्रुप बोला गया। जब इसके अंदर ये जो आपका जापान शामिल हो गया तब 1974 में इसको G5 बोला गया। फिर 1975 में इसके जब इटली शामिल हो गया इसको G6 बोला गया, और 1976 में एक साल बाद इसमें कनाडा भी शामिल हो जाता है और एक ग्रुप 7 के नाम से जाना जाने लगा। ग्रुप ऑफ 7 7 देशों का एक समूह बोला जाने लगा। उसके बाद आपको पता है 1998 में रसिया भी इसमें शामिल हो जाता है। 1998 में जब रसिया इसमें शामिल हो गया तो इसको G8 बोला जाने लगा। ये वाला जो आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये G8 का दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको पता है कि इस टाइम पे रसिया इसका मेंबर नहीं है। 2014 में रसिया ने एक हरकत कर दी। रसिया ने यूक्रेन का एक शहर है क्रीमिया के ऊपर अटैक कर दिया, क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो फिर रूस को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। रूस को 1998 में शामिल करने के बाद ये G8 बन गया था, लेकिन अब ये वापस से G7 ही बोला जाता है क्योंकि रसिया को 2014 में आउट कर दिया गया है। उसने यूक्रेन का एक शहर है क्रीमिया, उसके ऊपर अटैक कर दिया था, इसकी वजह से उसको बाहर निकाल दिया गया है। तो 7 देशों का नाम आपको पता होना चाहिए: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इतिहास थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है। और इस G7 के बाद रसिया को जोड़ दोगे और इन देशों को और जोड़ दोगे आप तो ये G20 बन जाएगा। फिर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की, इन देशों को और मिला दोगे तो ये G20 बन जाएगा। हम बात कर रहे हैं G7 ग्रुप ऑफ 7 की। और देखो 2000 के आसपास ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 40% कैप्चर करता था। ये जो 7 देश मेंबर थे इसके, है ना, 7 देश और रशिया को भी मिला दो 8 देश, ये 8 देश मिलकर पूरी दुनिया का 40% जीडीपी को कवर करते थे 2000 के आसपास। लेकिन अब रसिया आउट हो गया और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाएं बढ़ने लगी। चाइना आगे बढ़ने लगा, इंडिया आगे बढ़ने लगा और बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने लगी। तो वर्तमान को अगर हम देखें ना, वर्तमान मतलब 2024 में अब जो इन देशों का जो परसेंटेज है जीडीपी में वो 30% रह गया है। पहले 2000 के आसपास ये जो G7 या रसिया को शामिल कर दोगे तो G8 ये माना जाता था। उस टाइम पे पूरी दुनिया का 40% जीडी कवर करता था ये, और इस वक्त 2024 में पूरी दुनिया का 30% जीडीपी को कवर करता है। फिर भी 30% जीडीपी काफ़ी होती है, काफ़ी बड़े बड़े कंट्रीज में शामिल हैं, तो एक अच्छा खासा ग्रुप माना जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ये 50वें नंबर की G7 समिट है और ये 13 से 15 जून 2024 के बीच में होने वाली है। 13, 14, 15 3 दिन तक ये बैठक होगी और होगी कहाँ? बार्गो एग्नाजिया इन सिटी ऑफ फासानो, अपूला, इटली। देखो इटली के अंदर एक स्टेट है, एक राज्य है जिसका नाम है अपूलिया के अंदर एक शहर है जिसका नाम है फासानो, और फासानो के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बार्गो एग्नाजिया। तो ये इटली के एपूलिया राज्य के फासानो शहर के बार्गो एग्नाजिया के अंदर ये समिट हो रही है। तो आपको एक्चुअल में एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 13 से 15 जून के बीच होने वाली है। इटली होस्ट कंट्री है। ये आपके 7 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है। इसके साथ में एक बात और जान लो, 49वीं जो बैठक हुई थी वो भी मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं। 49वीं जो G7 की समिट हुई थी वो 19 से 21 मई 2023 में हुई थी, और इसका होस्ट कंट्री कौन था? जापान में हुई थी। जापान के हिरोशिमा शहर में करवाई गई थी, और इसमें भी 7 देश और एक यूरोपियन यूनियन इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और कुछ कंट्रीज को इनवाइट भी किया गया था, है ना। जो 49वें नंबर की G7 समिट जापान के हिरोशिमा शहर में हुई थी 19 से 21 मई के बीच में पिछले साल, उसमें कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया गया था, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरस, कुक आइलैंड, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और वियतनाम, और गेस्ट के तौर पर यूक्रेन को भी इनवाइट किया गया था। इस साल भी कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीज को इनवाइट किया गया है। पिछली बार तो कितनी कंट्रीज को इनवाइट किया गया है? 8 कंट्रीज को इनवाइट किया गया, और गेस्ट कंट्री के तौर पर यूक्रेन को इनवाइट किया गया। ये जो 50वें नंबर की समिट इस वक्त हो रही है इटली के अंदर, इसमें 12 देशों को इस बार इनवाइट किया गया, ये आपको पता रहना चाहिए।
और वो 12 देश कौन कौन से हैं? एक तो है आपका अल्जीरिया, ये अल्जीरिया के प्रेसिडेंट है। एक है अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है। एक है ब्राजील, ये ब्राजील के प्रेसिडेंट है। एक है इंडिया, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। एक है जॉर्डन, ये जॉर्डन के किंग है अब्दुल्ला सेकंड। एक है केन्या, ये केन्या के प्रेसिडेंट है। इसके अलावा ये है आपका मॉरिटेनिया। मॉरिटेनिया एक देश है और ये इस बार अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यूरोपियन यूनियन होता है ना, उसमें 27 देश शामिल हैं, वैसे अफ्रीकन यूनियन के अंदर 55 देश आते हैं। तो इस बार जो अफ्रीकन यूनियन की चेयरमैनशिप है, जो सदस्यता है, वो अफ्रीका का एक देश है मॉरिटेनिया के पास है। तो इसको इनवाइट करने के पीछे रीजन ये है कि अफ्रीकन यूनियन का इस वक्त चेयरपर्सन है 2024 के लिए, इसलिए इस देश को इनवाइट किया गया है। ट्यूनीशिया के प्रेसिडेंट ये हैं, टर्की को इनवाइट किया गया है, यूक्रेन को तो इनवाइट किया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात को और वेटिकन सिटी के पोप को। तो इन 12 देशों को इनवाइट किया गया है। पिछली बार 8 देशों को, इस बार 12 देशों को इनवाइट किया गया है। और जानकारी के लिए आप पे लिस्ट है ना, इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि 12 देशों के अब लीडर्स फेमस हैं। कोई प्रेसिडेंट आया है, कोई प्राइम मिनिस्टर आया है, ठीक है। मैक्सिमम केस में तो प्रेसिडेंट ही आपको दिखता है, जो उस देश का हेड ऑफ द स्टेट होता है। लेकिन भारत का संविधान पावर किसको देता है? प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर हर जगह जाते हैं। बाकी आप देखो लगभग सभी देशों के प्रेसिडेंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। आपकी यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम होने वाले ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और जो सबसे मेन मुद्दा है, किस एजेंडे से इस बार G7 को आयोजित करवाया गया है? ये जो 50वें नंबर की G7 समिट है जो इटली में होने वाली है, इसका क्या एजेंडा है? 7 मुख्य एजेंडा है। ये आपको यूपीएससी के अंदर काम आएगा जब आप पैराग्राफ लिखोगे, ठीक है। पहला, रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है ना, इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको कैसे रिजोल्व किया जाए। तो रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है, इसको रिजोल्व करने की कोशिश की जाएगी। मिडिल ईस्ट का जो इश्यू चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, कभी कभी इजराइल और ईरान के बीच में ठन जाती है, इस इश्यूज को भी कैसे टैकल किया जाए। ये जो हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, इसको कैसे रोका जाए, पीस कैसे मेंटेन किया जाए। तो मिडिल ईस्ट का मतलब होता है ये जो मिडिल ईस्ट का एरिया है ना, यहाँ के इश्यूज को खत्म करना। अफ्रीका का एक इशू है, क्या इशू है अभी मैं आपको बताता हूँ, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी लिंकेज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। इतना ज्यादा पॉल्यूशन, इतना ज्यादा प्रदूषण हमने कर दिया है कि हमारा क्लाइमेट चेंज आए दिन होता रहता है। बर्फ बड़े पैमाने पर पिघल रही है, बहुत सारे शहर या आइसलैंड डूबने की कगार पर है। उससे कैसे निपटे। और एनर्जी लिंकेज, एनर्जी मतलब आपका जो क्रूड ऑयल होता है, कोयला होता है, नेचुरल गैसेज होती है, इनकी भी शॉर्टेज पड़ती रहती है आए दिन, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। माइग्रेशन, आपस में अब होने क्या लग रहा है कि ये जो यूरोप और अमेरिका वगैरह ये जो बड़े देश हैं, जहां पर जिंदगी थोड़ी लोगों को आसान दिखती है, वहां पर बड़े पैमाने पर लोग प्रवासित होकर जा रहे हैं, माइग्रेट होकर जा रहे हैं। तो ये जो माइग्रेशन का इशू है, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे देश है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि इजराइल की वजह से जो पैलेस्टाइन नाम का देश है, वहां से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए हैं, अपने देश को छोड़कर निकल गए हैं। इसके अलावा अफ्रीका के अंदर आए दिन वहां पर जो आतंकवादी ग्रुप है या जो वहां के लीडर्स है, वो जनता को परेशान करते हैं। ये सारी दुनिया में माइग्रेट हो रहे हैं। तो माइग्रेशन भी अपने आप में एक इशू है, इसके बारे में फोकस करेंगे। फूड सिक्योरिटी, बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर फूड भी नहीं मिल पाता है ना, बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, इतना काबिल नहीं है वो देश की फूड सप्लाई कर सके, अपने देश के लोगों का पेट भर सके। तो फूड सिक्योरिटी एक इशू है। और इथेनॉल यूज, एथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है कि हर एक चीज में छोटे मोटी प्रोग्रामिंग से लेकर डिफेंस आइटम बनाने तक, मिसाइल या रॉकेट बनाने तक, हर एक चीज में आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। तो इसका एथिकल यूज कैसे किया जाए, नैतिकता के तौर पर सही तरीके से राइट वे में इसका यूज कैसे करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, शत्रुता या एनिमी को छोड़कर। क्योंकि ज्यादातर देश, चाइना जैसे देश, आपस में क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा यूज करते हैं और जो आसपास के देश होते हैं उनके लिए थ्रेट खड़ा करते हैं। तो 7 प्रमुख एजेंडाओं पर काम किया जाएगा। अब सबसे पहले जो प्रमुख, इसमें जो सबसे प्रमुख एजेंडा है ना, वो है रशिया यूक्रेन का वॉर। इसको कैसे रोका जाए, अगर ना रोका जाए तो यूक्रेन की मदद कैसे किया जाए। सबसे पहले इसमें आपको यह दिखेगा, G7 समिट ओपन्स विद डील टू यूज रशियन एसेट्स फॉर यूक्रेन एज EU ट्रेडिशनल पावर्स रिकैलिब्रेट। देखो, ये जो अमेरिका है, ये जो यूके है, ये जो फ्रांस है, ये जो यूरोपियन यूनियन है, इन सब ने अपने अपने बैंकों में रशिया की जो $300 बिलियन की जो संपत्ति है ना, उसको सीज कर दिया है।
क्योंकि रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया है, तो अटैक करने की वजह से रसिया को सबक सिखाने के लिए इन देशों के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, है ना, या आपके यूरोप के और देशों के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर या यूरोपियन यूनियन के अंदर, यहां पर जो रसिया की $300 बिलियन की एसेट थी ना, इसको सीज कर दिया है, जब्त कर लिया है। और अब यह बोला जा रहा है कि इसका यूज किया जाएगा, इसको एड के रूप में, सहायता के रूप में किसको दिया जाएगा? अब यह यूक्रेन को दिया जाएगा। यह यूक्रेन के प्रेसिडेंट आपको पता है जेलेंस्की है, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। जेलेंस्की हेल्स हिस्टोरिक 10 ईयर्स यूक्रेन यूएस सिक्योरिटी एग्रीमेंट, एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट भी हुआ है अमेरिका के बीच में और यूक्रेन के बीच में। 10 साल का ये एग्रीमेंट है और ये कोई छोटा मोटा एग्रीमेंट नहीं है। इस एग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी बातें हैं और इस एग्रीमेंट में है क्या? 10 साल का ये बायलैटरल एग्रीमेंट है और इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी। अमेरिका इंटेलिजेंस इनपुट प्रोवाइड करेगा रसिया के बारे में, यूक्रेन को बहुत सारी जानकारी देगा, सीक्रेट इंफॉर्मेशन देगा, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाएगी। कंटिन्यू टू ट्रेन यूक्रेनियन सोल्जर्स, अमेरिका यूक्रेन के जो ट्रूप्स हैं, जो सोल्जर है, जो सेना है, उसको लगातार प्रशिक्षित करेगा और इन्वेस्ट करेगा यूक्रेन के इंडस्ट्री में, यूक्रेन के अंदर इंडस्ट्री को वापस खड़ा करने के लिए उसमें भी इन्वेस्ट करेगा। तो बहुत बड़ी डील भी शामिल हुई है और $50 बिलियन फंड किया जाएगा यूक्रेन को। क्यों? ताकि यूक्रेन वापस अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यूक्रेन के लोगों को जो नुकसान हुआ है, यूक्रेन के शहरों को जो नुकसान हुआ है, यूक्रेन देश को जो नुकसान हुआ है, उसको वापस से लाइफ को ठीक करने के लिए, वापस से लाइफ को लाइफ लाइन पर लाने के लिए ये यूक्रेन को फंड किया जाएगा ताकि यूक्रेन इसका यूज करके आगे बढ़ सके। इसके अलावा और भी बातों पर चर्चा की गई है, जैसे यूएस ने एक और डील की है, F-16 जेट भी देगा। कुछ दिनों बाद, लगभग 1 या 2 महीने बाद आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 एयरक्राफ्ट की फ्लीट दे दी है। 4-5 एयरक्राफ्ट देने की डील भी हुई है, यह भी बहुत बड़ा अपडेट है। इसके अलावा एक और चीज है, जेलेंस्की आस्क फॉर मोर पैट्रियोटिक मिसाइल। देखो, पैट्रियोट मिसाइल अमेरिका का एक डिफेंस सिस्टम है जो सरफेस टू एयर है, ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये अमेरिका का एक डिफेंस सिस्टम है। ये डिफेंस सिस्टम भी लेने की मांग की है यूक्रेन ने, तो अमेरिका ने हामी भरी है कि आपको ये जो पैट्रियोट मिसाइल सिस्टम है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ये भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या है? बाइडेन सेज ही इज प्लेस्ड विद 50 बिलियन। अभी मैं आपको बता रहा था कि जो $300 बिलियन की रसिया की संपत्ति सीज की है, उसमें से $50 बिलियन यूक्रेन को दिया जाएगा ताकि यूक्रेन वापस अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ताकि यूक्रेन को वापस से खड़ा किया जा सके। ये ऐड के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या है? जेलेंस्की कुछ कह रहे हैं यहां पर, शुड बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्ट यूक्रेनियन लाइव्स। हाँ, ये कहा गया है। एक रिपोर्टर ने पूछा था तो फिर जेलेंस्की ने यह भी कहा कि ये जो $50 बिलियन का ऐड दी जा रही है, सहायता दी जा रही है, ये जो रसिया का पैसा है जिसने हमारे ऊपर अटैक किया है, उससे हमारे यूक्रेन लोगों की लाइफ को हम वापस से सुधारेंगे, वापस से सही करेंगे। इसके अलावा और भी बातें हुई है, जैसे बाइडेन सेज पुतिन कांट वेट आउट। बाइडेन ने यह कहा कि पुतिन हमें इंतजार नहीं करवा सकता है। फैसले लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, यूक्रेन को वापस खड़ा करने के लिए, यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पुतिन इंतजार नहीं करवा सकता है। पुतिन कांट वेट अस आउट, ठीक है, कांट वेट अस आउट, हमें पुतिन इंतजार नहीं करवा सकता है। ही कांट डिवाइड अस, वो हमें डिवाइड नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता है। एंड वी विल बी विद यूक्रेन फॉर एवर, और हमेशा हम यूक्रेन के साथ रहेंगे। और जेलेंस्की ने एक बात और कही है कि चाइना ने मेरे साथ वादा किया है कि चाइना किसी भी प्रकार का वेपन रशिया को नहीं बेचेगा मेरे खिलाफ। चाइना किसी भी प्रकार का हथियार या किसी भी प्रकार का वेपन यूक्रेन के खिलाफ रशिया को नहीं बेचेगा। अब यहां पर एक सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल खड़ा होता है? कि इफ ही इज रेस्पेक्टेबल पर्सन ही विल नॉट बिकॉज ही गिव्स इट। यहां पर जेलेंस्की ने यह कहा बाइडेन को कि बाइडेन साहब, मेरी जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनसे अभी अभी बात हुई है और उन्होंने ये कहा कि मैं यूक्रेन के खिलाफ कोई भी हथियार रशिया को नहीं बेचूंगा। और चाइना ने मुझे शब्द दिए हैं, वर्ड दिए हैं, मुझसे वादा किया है, वो अपने वादे को नहीं तोड़ेगा अगर वो एक रेस्पेक्टेबल कंट्री है तो। फिर यहां पर बाइडेन ने यह कहा कि ठीक है, वो हथियार नहीं बेचेगा तो वो हथियार बनाने की तकनीक तो दे सकता है ना, एबिलिटी टू प्रोड्यूस द वेपन। चाइना हथियार नहीं बेचेगा लेकिन वो हथियार बनाने की रशिया को तकनीक तो दे सकता है, टेक्नोलॉजी तो दे सकता है। इसके बाद में फिर जेलेंस्की ने अंत में एक और बात कही कि ये जो आज जो एग्रीमेंट हुआ है, ये जो G7 समिट में मैं आया हूं और G7 समिट के अंदर इन सभी लोगों ने, स्पेशली अमेरिका ने जो यहां पर दरिया दिल दिखाई है, यो दरवाजा, ये ब्रिज के रूप में काम करेगा नेटो में शामिल होने के लिए। अभी आपको मैं बता दूं कि यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ नहीं है।
ये जो सारी की सारी कार्रवाई G7 में हुई है, इसके बाद ये ब्रिज के रूप में काम करेगी कि जेलेंस्की यानी यूक्रेन नेटो में शामिल होने के दरवाजे खुल जाएंगे। आप अपना सपोर्ट करोगे तो मैं नेटो में शामिल हो ही जाऊंगा। ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। अब इसके बाद मैं बता रहा था कि अफ्रीका का इशू क्या है। देखो, अफ्रीका के अंदर एक कॉरिडोर है जिसका नाम है लोबिटो कॉरिडोर, और लोबिटो कॉरिडोर बनाने के पीछे आपको रीजन समझना चाहिए। अफ्रीका का ये वाला एरिया देखो, यहां पर आपको देख दिखेगा तंजानिया, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये है जाम्बिया और ये है एंगोला बोल सकते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि चाइना कितना चालाक है, कितने पुराने टाइम से उसके माइंड में ये स्ट्रेटजी है कि जो भी दुनिया के ऐसे एरिया है जहां पर मिनरल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, खनिज बहुत ज्यादा निकलते हैं, बहुत सारे मेटल्स निकलते हैं। आपको पता है कि ये वाला जो अफ्रीका का एरिया है ना, ये रिच मिनरल्स के लिए फेमस है। यहां पर कोबाल्ट, लिथेनियम, यूरेनियम, मेटल, सिल्वर, गोल्ड, बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, बहुत सारे मेटल्स निकलते हैं। तो यहां पर चाइना की शुरू से नजर थी। चाइना ने यहां पर दो चीजें बना रखी, अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देखो, ये वाला जो आपको रेलवे लाइन दिख रही है, ये जो ब्लैक सा दिख रहा है, ये एक रेलवे लाइन है। ये चाइना ने बनवाई है। कब बनवाई है? 1975 में 1860 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन खुद चाइना ने यहां पे डेवलप की है, और ये 1975 में कर दी थी 1860 किलोमीटर लंबी, ताकि यहां पर इस एरिया में डोमेन कर सके, अपना प्रभुत्व जमा सके, है ना। यहां पे जो मिनरल्स निकलते हैं, यहां पे जो खनिज पदार्थ निकलते हैं, धातुएं निकलती है, इन देशों से अपने देश में ले जाकर इनका यूज किया जा सके, इनको बेचकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके। तो 1860 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन, इसको ताराजा रेलवे कहते हैं। वैसा यहां पर देखो एंगोला के अंदर ये वाला जो ब्लैक कलर का आपको डंडा सा दिखाई दे रहा है, ये भी एक रेलवे लाइन है। ये भी चाइना ने बनाई है, इसको कहते हैं बेंगुएला रेलवे, और ये 1344 किलोमीटर लंबी है। 2014 में कंप्लीट किया है। 1344 किलोमीटर लंबी ये जो काले से कलर की रेलवे लाइन दिख रही है, ये चाइना ने कंप्लीट किया है 2014 में। तो ताराजा रेलवे लाइन 1975 में 1860 किलोमीटर लंबी ये वाली रेलवे लाइन, और ये वाली बेंगुएला रेलवे लाइन 1344 किलोमीटर 2014 में। यहां पर चाइना का डोमेन है, चाइना का प्रभुत्व है। चाइना के अलावा किसी देश की यहां पर औकात नहीं है कि वहां पर इतना बड़ा बिजनेस, व्यापार, वाणिज्य कर सके। तो यहां पर यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने अफ्रीका से वादा किया था, इन देशों से वादा किया था कि हम भी यहां पर आपके लिए एक रेलवे कॉरिडोर बनाएंगे। एक ऐसा रेलवे कॉरिडोर जो चाइना के डोमेन को यहां पर रोकेगा, एक ऐसा रेलवे कॉरिडोर जो यहां पर रिच मिनरल एरिया है, यहां पर सिक्योरिटी का काम करेगा। मतलब कहने का मतलब यह कि पहले यहां से चाइना लेके जा रहा था, अब ये लोग यहां पर रेलवे लाइन बना लेंगे तो ये अपने देश में लेके जाने लगेंगे। यही होगा क्या? ठीक है, तो अब इसको आप डिटेल में समझो। ये कुछ ज्यादा एरिया में यहां पर रिच मिनरल्स निकलते हैं। यहां पर देखो, यहां से लेकर ये वाली जो लाइन है ना, ये वाला जो एरिया, यहां से लेकर यहां तक, इसको बोला जाता है लोबिटो कॉरिडोर। लोबिटो कॉरिडोर यहां से, ये जो जाम्बिया नाम का देश है, यहां पर एंडोला है, चिंगोला है, यहां से होते हुए यहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इस देश से होते हुए यहां पर एंगोला नाम के देश से होते हुए यहां पर लोबिटो नाम का पोर्ट पड़ता है, बंदरगाह पड़ता है, यहां तक ये जाएगी। तो ये लगभग 1500 किलोमीटर लंबी लाइन होने वाली है। ये पहले से ही इसका काम चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर अब ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये वाली जो G7 समिट है ना, इस पे इसी बात पे चर्चा होगी कि इस रेलवे लाइन को जल्दी से कंप्लीट किया जाए, फटाक से बनाकर तैयार किया जाए, तो इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो लिबिटो कॉरिडोर है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इस रेलवे लाइन को एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट किया जाएगा। रिच मिनरल एरिया होने की वजह से सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, चाइना के प्रभाव को रोकने के लिए ऐसा किया जाएगा। ठीक है, और इसको और आगे एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। अभी ये शामिल हुआ नहीं है, ये वाला जो एरिया है ना, इसको भी शामिल कर देंगे ना, तो ये यहां से यहां तक पूरी कनेक्टेड हो जाएगी। अभी हम बात करेंगे यहां से लेकर यहां तक, केवल इसकी बात हो रही है, इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है ना। अब भारत के रेस्पेक्ट में समझते हैं। देखो, भारत और इटली के बहुत अच्छे संबंध है। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई बार जॉर्जिया मेलोनी भारत में आ चुकी है, कई बार भारत के प्रधानमंत्री इटली जा चुके हैं। तो अच्छे संबंध दोनों देशों के बीच में, और लगातार 5 बार हमें G7 समिट के अंदर इन्वाइट किया गया है, बड़ा देश होने के नाते। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद ये पहली विदेशी यात्रा है, और यहां पर फोकस किया जाएगा। देखो, कनाडा और अमेरिका के अलावा बाकी के जो 5 देश बचे हैं ना, उनके साथ बायलैटरल मीटिंग करेंगे भारत के प्रधानमंत्री। जो भी
पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल सकता है, जो भी पॉजिटिव बातें निकल सकती है, जो भी आपस में व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके ऊपर बातचीत की जाएगी। और मेन मुद्दा यहां पर यही रखा जाएगा कि ये जो रशिया और यूक्रेन का वार है, इसको डायलॉग के माध्यम से, इसको बातचीत के माध्यम से हल किया जाएगा। ठीक है, तो G7 समिट के बारे में सारी जानकारी आपको मिल गई है ना। 13 से लेकर 15 तक की, कल ये खत्म होने वाली है, आज 14 तारीख है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।